शीतलपुर कॉलोनी की शांत पेड़ों से घिरी गलियों में घर नंबर 17 के अंदर एक तूफान उठ रहा था। ये रमेश और सुनीता का घर था, एक ऐसा कपल जो कभी अपनी हंसी मजाक और प्यार के लिए जाना जाता था, पर पिछले कुछ महीनों से उनके बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। रमेश, जो एक अकाउंटेंट का काम करते थे, उन्हें सुनीता के बिहेवियर में कुछ छोटे पर परेशान करने वाले बदलाव दिखने लगे थे। सुनीता, जो पहले उनके काम से लौटने का बेसब्री से इंतजार करती थी, अब दूर और खोई खोई सी रहती थी। उसका फोन, जो पहले लापरवाही से टेबल पर पड़ा रहता था, अब हमेशा उसके हाथ में होता था, कसकर पकड़े हुए, जैसे उसमें ऐसे राज हों जिन्हें वो बताना नहीं चाहती थी। बदलाव पहले छोटे थे, लगभग पता ही नहीं चलते थे। सुनीता घंटों अपने फोन पर बिताती, स्क्रीन पर मुस्कुराती, पर जैसे ही रमेश कमरे में आते, उसकी मुस्कान गायब हो जाती। उसने ज्यादा अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दिया था, अपने लुक पर ज्यादा ध्यान देती थी, भले ही उसे कहीं जाना न हो। रमेश उससे पूछते, क्या आज हम कहीं खास जगह जा रहे हैं? और वो बस जवाब देती, नहीं, बस मन किया। बाजार से देर से आने के उसके बहाने और ज्यादा होने लगे थे और उन पर यकीन करना मुश्किल होता जा रहा था। वो अपनापन, जो कभी उनके रिश्ते की पहचान था, धीरे धीरे एक अजीब सी दूरी से बदल रहा था। रमेश का दिमाग शक और चिंता का अखाड़ा बन गया था। उसने अपने डर को दूर करने की कोशिश की, खुद से कहा कि वो ज्यादा सोच रहा है। वो सुनीता से बहुत प्यार करता था और उस पर भरोसा करना चाहता था। उसे अपनी शादी की कस्में याद थीं, साथ जीने के वादे और जो सपने उन्होंने साथ देखे थे। फिर भी उसकी इमोशनल दूरी साफ दिख रही थी। उसने उससे बात करने की कोशिश की, उनके बीच बढ़ती दूरी को कम करने की, पर उसके सवालों के जवाब या तो बचाव वाले होते थे या फिर चिड़चिड़ाहट वाले। तुम हमेशा मुझ पर सवाल क्यों उठाते हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? वो कहती, बात को पलटकर उसे अपने शक के लिए दोषी महसूस कराती। ब्रेकिंग पॉइंट तब आया जब एक शाम रमेश को सुनीता की अलमारी में एक गिफ्ट रैप किया हुआ डिब्बा मिला। उसमें एक महंगा परफ्यूम था जो उसे पता था कि उसने नहीं खरीदा था। जब उसने उससे पूछा तो उसने दावा किया कि ये किसी फीमेल फ्रेंड का गिफ्ट था, पर झूठ कमजोर था। उसकी आंखें रमेश से नहीं मिल पा रही थी। तभी रमेश के दिमाग में एक दर्दनाक ख्याल आया। उसे लगा कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। अपनी शांति और सच्चाई जानने के लिए उसने अपने बेडरूम में एक हिडन कैमरा लगाने का फैसला किया। ये एक मजबूरी का काम था जो गहरी चोट और जवाब जानने की बेताबी से पैदा हुआ था। भारी मन से रमेश ने एक छोटा छुपा हुआ कैमरा खरीदा जो स्मोक डिटेक्टर जैसा दिखता था। उसने उसे अपने बेडरूम की छत पर लगा दिया। जब सुनीता बाहर शॉपिंग करने गई थी, उसे बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था, जैसे वो उनके सबसे प्राइवेट स्पेस की इज्जत खराब कर रहा हो। पर उसका शक एक जलती हुई आग बन गया था और उसे लगा कि यही एक तरीका है, या तो अपने सबसे बुरे डर को कंफर्म करने का या उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने का। अगले कुछ दिनों तक वो अपनी रूटीन में लगा रहा, ऐसे दिखावा कर रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, जबकि छोटा सा लेंस चुपचाप उनके टूटे हुए घर पर नजर रख रहा था, सच सामने लाने का इंतजार कर रहा था। पहले कुछ दिनों के फुटेज में कुछ भी अजीब नहीं दिखा। इससे रमेश का गिल्ट और बढ़ गया, उसे अपने फैसले पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। उसने सुनीता को अपना दिन करते हुए देखा, सफाई करते हुए, खाना बनाते हुए और टीवी देखते हुए। उसे उम्मीद होने लगी कि शायद वो गलत था, कि उसकी कल्पना ने उसे भटका दिया था। पर फिर चौथे दिन कैमरे ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिससे उसका खून जम गया। सुनीता को एक कॉल आया और उसका पूरा बिहेवियर बदल गया। वो बहुत खुश दिख रही थी, उसकी आवाज नर्म और प्यार भरी थी, जो अब उसके लिए नहीं थी। वो किसी को मिस करने की बात कर रही थी और चुपके से मिलने की प्लानिंग कर रही थी। अगली दोपहर फुटेज ने पूरी तबाह करने वाली सच्चाई सामने ला दी। एक आदमी, जिसे रमेश सुनीता के कॉलेज के एक्स बॉयफ्रेंड अजय के रूप में पहचानता था, उनके घर में घुसा। कैमरे ने उनकी धीमी आवाज में बातचीत, उनकी हंसी और प्यार भरे इशारों को रिकॉर्ड किया, जिसने रमेश के सबसे गहरे डर को कंफर्म कर दिया। उन्होंने अपने पुराने रिश्ते और कभी ब्रेकअप करने पर अपने पछतावे के बारे में बात की। सुनीता ने कबूल किया कि वो अपनी शादी में फंसा हुआ महसूस करती थी और अजय के साथ रहने से उसे फिर से जिंदा महसूस होता था। कैमरे ने उन्हें गिफ्ट्स और वादे एक्सचेंज करते हुए रिकॉर्ड किया, जो उस कैमरे से पूरी तरह बेखबर थे, जो उनकी धोखेबाजी को डॉक्यूमेंट कर रहा था। रमेश के लिए फुटेज देखना एक दर्दनाक अनुभव था।
हर फ्रेम उसके दिल में एक खंजर की तरह था। उसने उस औरत को देखा जिससे वो प्यार करता था, जिस औरत के साथ उसने अपनी जिंदगी बनाई थी, अपने ही घर में, अपने ही बिस्तर पर किसी और आदमी को इमोशनली और फिजिकली खुद को देते हुए। उस पर जो भरोसा उसने कभी किया था वो लाखों अटूट टुकड़ों में टूट गया। वीडियो सिर्फ सबूत नहीं था, ये उसकी दुनिया के बिखरने का एक क्रूर ब्यौरा था। वो अपने लैपटॉप के सामने बैठा था, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे, धोखे के दृश्यों को बार बार चला रहा था, जैसे ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि उसकी जिंदगी इस दुखद मोड़ पर कैसे पहुंच गई थी। हिडन कैमरे से मिले पक्के सबूत के साथ रमेश ने सुनीता का सामना किया। जो इमोशनल तूफान आया वो बहुत ही भयानक था। जब उसने फुटेज चलाया तो सुनीता का पहला रिएक्शन शॉक था। फिर उसने इनकार करने की पूरी कोशिश की, पर वीडियो सबूत को झुठलाया नहीं जा सकता था। पुलिस को बाद में दिए गए अपने बयान में एक टूटे हुए दिल के रमेश ने कहा, मैंने उसे सब कुछ दिया, अपना प्यार, अपना भरोसा, अपनी पूरी जिंदगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है, हमारे अपने घर में। कैमरे ने सिर्फ उसकी बेवफाई नहीं दिखाई, उसने मुझे दिखाया कि जिस औरत से मैंने शादी की थी वो एक अजनबी थी। मेरा दिल टूट गया है और लोगों पर मेरा भरोसा हमेशा के लिए चला गया है। सुनीता ने अपने बचाव में एक अलग कहानी बताने की कोशिश की। उसने दावा किया कि उसकी शादी अकेली हो गई थी और रमेश हमेशा काम में बहुत बिजी रहता था। मुझे उपेक्षित और अनदेखा महसूस हुआ, उसने पुलिस पूछताछ के दौरान बताया। अजय मेरे अतीत का हिस्सा था और उससे दोबारा जुड़ना एक गलती थी, मेरी अकेलेपन से बचने का एक रास्ता। मेरा कभी अपनी शादी तोड़ने का इरादा नहीं था, ये कमजोरी का एक पल था, कोई सोची समझी बेवफाई नहीं। रमेश का कैमरा मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन था। उसने मुझसे हमारी समस्याओं के बारे में बात करने के बजाय मेरी जासूसी की। हालांकि उसके शब्दों ने कानून या उसके पति की नजर में उसके कामों को सही नहीं ठहराया। धोखे के दर्द ने रमेश को कानूनी रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा कि एक साधारण तलाक उस गहरे धोखे को दूर करने के लिए काफी नहीं था जिसे उसने सहा था। उसने राघवगढ़ के स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज की। उसके बयान और वीडियो सबूत के आधार पर पुलिस ने सुनीता और उसके प्रेमी अजय के खिलाफ मामला दर्ज किया। शुरुआती आरोप भारतीय दंड संहिता की 2 महत्वपूर्ण धाराओं के तहत लगाए गए थे। 1. धारा 497 जो उस समय व्यभिचार को अपराध मानती थी 1 और धारा 420 जो धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी को प्रेरित करने से संबंधित है। कानूनी कार्यवाही शुरू हो गई, जिससे एक निजी त्रासदी एक सार्वजनिक मामले में बदल गई। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, अजय को पूछताछ के लिए बुलाया और वीडियो फुटेज को मुख्य सबूत के तौर पर जब्त कर लिया। व्यभिचार से संबंधित आईपीसी 497 का उपयोग मामले में एक जटिल कानूनी आयाम लाया, क्योंकि इसकी संवैधानिकता पर बहस चल रही थी। इसके अलावा धारा 420 का उपयोग यह बताता था कि रमेश को लगा था कि उसे न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि भौतिक रूप से भी धोखा दिया गया था। एक ऐसा दावा जिसने छोटे से शीतलपुर समुदाय को हिला देने वाले कानूनी नाटक में एक और जटिलता जोड़ दी। रमेश और सुनीता के वैवाहिक झगड़े और पुलिस केस की खबर शीतलपुर कॉलोनी में जंगल की आग की तरह फैल गई। जल्द ही यह हर घर, बाजार और सोशल गैदरिंग में बातचीत का मुख्य विषय बन गया। समाज 2 हिस्सों में बंट गया था। कई पड़ोसी, जिन्होंने हमेशा रमेश को एक मेहनती और सभ्य आदमी के रूप में देखा था, पूरी तरह से उसके साथ थे। हमने हमेशा उस आदमी अजय को देखा था जब रमेश काम पर होता था तब आता था। एक पड़ोसी ने दूसरे से फुसफुसाया, हमें कुछ गलत होने का शक था। बेचारा रमेश, वह इसके लायक नहीं था। एक पत्नी को वफादार होना चाहिए। हालांकि हर कोई सुनीता की निंदा करने में जल्दी नहीं था। युवा महिलाओं के एक समूह को लगा कि जबकि उसके कार्य गलत थे, रमेश का हिडन कैमरा लगाने का फैसला प्राइवेसी का एक अस्वीकार्य उल्लंघन था। अपनी ही पत्नी की जासूसी करना समस्याओं को ऐसे हल नहीं करते, उनमें से एक ने तर्क दिया। कॉलोनी की एक बुजुर्ग महिला जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, ने एक ज्यादा संतुलित दृष्टिकोण दिया। एक शादी एक नाजुक पौधे की तरह है, उसने कुछ देखने वालों से कहा। पति और पत्नी दोनों को इसे विश्वास और देखभाल से सींचना चाहिए। अगर कोई इसकी उपेक्षा करता है तो यह मुरझा जाता है, और अगर कोई इसे रहस्यों से जहर देता है तो यह मर जाता है। दोनों यहाँ दोषी हैं, लेकिन एक वादे का टूटना सबसे गहरा घाव है। इस घटना ने मानवीय रिश्तों की नाजुक प्रकृति के बारे में एक कड़ा और दर्दनाक सबक दिया।
इसने दिखाया कि ईमानदार बातचीत की कमी कैसे एक खालीपन पैदा कर सकती है जो शक और रहस्यों से भर जाता है। जब विश्वास खत्म हो जाता है तो ये हिडन कैमरों जैसे हताश उपायों का मार्ग प्रशस्त करता है जो सच्चाई को उजागर करते हुए सुलह की किसी भी बची हुई उम्मीद को भी खत्म कर देते हैं। इस मामले में सच्चाई ने किसी को आजाद नहीं किया, इसने उन्हें केवल कानूनी लड़ाइयों, सार्वजनिक शर्म और व्यक्तिगत दिल टूटने के जाल में फंसा दिया। रमेश और सुनीता की कहानी पूरे समाज के लिए एक चेतावनी भरी कहानी बन गई। आखिरकार राघवगढ़ की यह दुखद घटना किसी भी स्थायी रिश्ते की नींव के बारे में एक शाश्वत सबक को रेखांकित करती है। ईमानदारी और विश्वास दिया नहीं जाता, इसे पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के दैनिक कार्यों के माध्यम से कमाया और बनाए रखा जाता है। जब संदेह पैदा होता है तो आगे का रास्ता खुले और साहसी बातचीत के माध्यम से होता है, न कि गुप्त निगरानी के माध्यम से, क्योंकि अंत में धोखे से खोजी गई सच्चाई उतनी ही हानिकारक हो सकती है जितनी कि वह झूठ जिसे वह उजागर करती है। सबसे महत्वपूर्ण कैमरा हमारी अंतरात्मा में है और सबसे महत्वपूर्ण फुटेज वह ईमानदारी है जिसके साथ हम अपना जीवन जीते हैं, खासकर उन लोगों के साथ जिन्हें हम प्यार करने का दावा करते हैं।